वेट लॉस जो है ना वो हम तब उसके बारे में सोचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं आप, कैलोरी डेंस चीज़ें खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें नहीं खा रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि कैलोरी काउंट का हमें बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हमें अक्सर सुनने को मिलती है कि आप अपनी डाइट में अगर आपने वेट लूज़ करना है, तो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफ पॉडकास्ट। आज की इस नई एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम हाज़िर हुए हैं और सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और तेज़ी के साथ हमारा जो कंटेंट है हेल्थ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, आप उसको लाइक कर रहे हैं और हमारे डिफरेंट गेस्ट के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ रहा है। आज का जो टॉपिक है हमारा नहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट का है। हमारे जो लाइफस्टाइल है उसके चेंजेस की वजह से पिछले अरसे से हमारे वज़न जो है, हमारी पॉपुलेशन के अंदर वेट जो है वो बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। हमारी फीमेल्स के अंदर भी, मेल्स के अंदर भी, और इवन अब तो चाइल्ड ओवर वेट के भी केसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट को दावत दी है। बल्कि ये कहना शायद गलत ना होगा कि होस्ट बिकम्स द गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मिस आमना, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आज हमने आपको पकड़ लिया कि आप होस्ट से गेस्ट बन गई हाँ जी, मुझे अच्छा लग रहा है आज इस सीट पे आके। हैं। तो आपको बताते चले नाज़रीन, मिस आमना जो हैं वो ना सिर्फ हमारी कोलीग हैं, पार्ट ऑफ आवर टीम है, बल्कि शी इज़ अ फेमस न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल। और ये न्यूट्रोवेटिव बाय आमना के नाम से अपना एक ऑनलाइन वेट लॉस एंड पीसीओएस मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम भी चलाती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को डील भी करती हैं। तो इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल वेट लॉस जो केसेस हैं उनको डील किया हुआ है। तो इसीलिए आज हमने इनको वेट लॉस पे बात करने के लिए दावत दी है। तो मिस आमना, ये बताइएगा, वेट लॉस तो बहुत हम सुनते हैं आजकल, हर एक बंदा वेट लॉस पे बात कर रहा है। मुझे ये बताइएगा, वेट बढ़ने की रीज़न क्या होती है? अच्छा, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें यहीं से ही शुरू करना चाहिए। वेट लॉस जो है ना वो हम तब उसके बारे में सोचते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत सारी वजूहात होती हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, उसमें आप हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, आप कैलोरी डेंस चीज़ें खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें नहीं खा रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि कैलोरी काउंट का हमें बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है। तो डाइट इज़ नो डाउट वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। फिर उसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, मशीनी दौर है और हम बिल्कुल मशीन की तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है फिज़िकल एक्टिविटी के लिए टाइम हमारे पास नहीं बचता। और जब हमारी डाइट भी सही नहीं है और फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही, तो ज़ाहिर है फिर वेट गेन होगा। इसके साथ साथ हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, सोने जागने की कोई रूटीन नहीं है, फ़ोन हर वक्त हमारे हाथ में होता है, तो वो ये सारी चीज़ें, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फिर स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आजकल के दौर में, हमने मेंटल स्ट्रेस के ऊपर और एंग्जाइटी के ऊपर भी पॉडकास्ट भी किया था, जिससे बहुत सारे लोगों ने रिलेट भी किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। ओवरऑल आपका जो लाइफस्टाइल है वो अगर ठीक नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आप ओवर वेट हो रहे हैं, सही टाइम पे सही एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज आप देख रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारा इसी वजह से है कि लाइफस्टाइल पुअर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये तो ब्रीफली बता दिया हमें कि वज़न बढ़ता क्यों है, ठीक है ना? अच्छा, अब वज़न को मेंटेन कैसे किया जाए, पहली बात। और फिर दूसरी बात ये है कि बढ़े हुए वज़न को कम कैसे किया जाए। ये 2 डिफरेंट आई थिंक के एस्पेक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल। हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि एक आम इंसान है जिसका वज़न एक एवरेज है, नॉर्मल रेंज में है, उसे क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि उसका वज़न एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहे? ये बहुत ज़रूरी बात है। हम हमेशा वेट गेन और वेट लॉस की तो बात करते हैं, वेट मेंटेनेंस के ऊपर यस। बहुत कम बात हुई है।
तो एक नॉर्मल हेल्दी अगर वेट है आपका, हम अपनी न्यूट्रिशन की फील्ड में इसको बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, कि आप इससे आपको आइडिया होता है आपकी हाइट के हिसाब से वेट कितना है, आप नॉर्मल की कैटेगरी में हैं, ओवर वेट हैं, ओबीस हैं तो लेवल 1 ओबेसिटी है, 2 है, 3 है, क्या है। तो अगर आपका बीएमआई नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी वेट है आपका हाइट के हिसाब से, तो आपको उसको मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एज के साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। आपकी जो डाइट है ज़ाहिर है उसमें भी चेंजेस आ रही होती हैं, बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, फैट स्टोरेज आपकी ओवर द टाइम ज़्यादा हो रही होती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए एफ़र्ट तो आपको करनी पड़ेगी। उसमें यही है कि आप एक अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट लें, और वो अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करके अपने लिए एक डाइट प्लान बना लें, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि आपने कैलोरीज़ कितनी लेनी है। या फिर आजकल तो आपने देखा है कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो आप अपने जो भी पूरे दिन का खाना है वो उसमें डालें, तो आपको वो पूरी कैलोरीज बता देती हैं कि आप इतनी कैलोरीज ले रहे हैं। तो कैलोरी काउंट एक तो बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कितनी कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है और कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं। सेकेंडली अगेन फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमने हमेशा से सुना है 70% डाइट होती है, 30% एक्सरसाइज होती है। तो कैलोरीज जहाँ आप ले रहे हैं उसको बर्न भी करना है, तभी फ़ायदा होगा। तो बर्न करने के लिए आप अगर जिम जॉइन कर सकते हैं तो ज़रूर करें, घर में कोई फिज़िकल एक्टिविटी, और सबसे बेहतरीन तो वॉक है, क्योंकि वॉक जो है वो आपके मेंटल स्ट्रेस को भी रिलीव करती है। तो अगर आप वॉक कर लें, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर लें, तो वेट मेंटेनेंस के लिए डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी है। अच्छा, आपने कहा कि डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी बोथ आर नीडेड टू मेंटेन अ वेट, और फिर आपने जिक्र किया कैलोरी। कैलोरीज होती क्या हैं? आई मीन इसको कैसे एक आम जो लेमैन है, शायद वो उसके लिए ये डिफ़िकल्ट वर्ड बिल्कुल। है, ये होती क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए, हुँ। और इसकी बेस पे कैसे आप अपनी जो डाइट है उसको आप आई मीन के कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं कि हुँ। भाई ये वाली डाइट इज़ लो कैलोरी और ये हुँ। वाली डाइट हाई कैलोरी है, और कैसे इस कॉम्बिनेशन को मैं बनाऊं कि मेरे लिए एक रीज़नेबल कैलोरीज बन जाएं, जिससे मेरी के वेट गेन ना हो और मैं मेंटेन रख। ये बिल्कुल बहुत कॉमन सवाल है, लोग अक्सर यही पूछते हैं कि कैलोरीज का सुनते तो हैं, लेकिन ये इसको काउंट कैसे करना है, एक डाइट चार्ट अपने लिए कैसे बनाएं कि वो जी। हमें पता हो कि हम विद इन कैलोरीज हैं। तो थोड़ा सा नो डाउट ये जो एक प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए कहा जाता है आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके ही बना लें, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए हम सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कैलोरी बेसिकली होती है एनर्जी, एनर्जी का दूसरा नाम है। आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिल रही है, आपकी बॉडी है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, आपके लंग्स है, ब्रेन है, हार्ट है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सब वर्क कर रहे हैं। और उनको वर्क करने के लिए इवन जब आप सो भी रहे होते हैं, आपके ये ऑर्गन्स जो हैं, आपकी बॉडी वर्क कर रही है और उसको उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी उसको मिलेगी खाने से, और इसी एनर्जी को हम कैलोरीज कहते हैं। तो अगर आप ये ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बॉडी को एनर्जी देंगे, जो कुछ एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो फिर फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और वही एक्स्ट्रा कैलोरीज और वही वेट गेन का बाइस बनता है। तो अब दूसरा आपका जो सवाल था कि कैलोरी काउंट हमने किस तरह से करनी है, तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। सबसे जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो आपने देखा होगा, घर में किचन स्केल होता है, हम जिसके ऊपर कोई भी चीज़ रख के किचन में मेजर कर रहे होते हैं। तो उसमें सिंपल वे जो है वो ये है कि आपका कोई भी फूड आइटम है, रोटी है या इवन अगर फ्रूट है, एप्पल है, उसका आपने वज़न करना है किचन स्केल के ऊपर। और फिर डिफरेंट ऐप्स जैसे मैंने बताया उसमें आप वो डालते हैं कि कितने ग्राम्स की वो आपका फूड आइटम है, तो वो ऐप आपको बता देती है कि इसकी इतनी कैलोरीज, और इस तरह से आप पूरे दिन की जो जो खा रहे हैं उसके ग्राम्स निकालें, उसका वेट निकालें और उसको ऐप के थ्रू कैलोरीज में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, आपने बताया कि वेट मेंटेन करना है तो कैलोरी डाइट आप खाएं। एक्सरसाइज जो है बेसिकली वो मेंटेन करने में वेट किस हद तक होती है, कि आप अगर अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की डाइट आपको लेनी चाहिए, डाइट से क्या चीज़ें ओमिट करनी चाहिए, क्या ऐड करनी चाहिए, या बैलेंस्ड एक कैलोरी डाइट आपने ले ली, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, क्या सिर्फ डाइट से आप मेंटेन कर सकते हैं? नंबर वन, क्या आप डाइट हर किस्म की ले रहे हैं बट आप यू आर डूइंग गुड एक्सरसाइज, जिम हिट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या उससे मेंटेन कर लेंगे, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है? बिल्कुल, देखिए ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, सिंक होनी चाहिए। आपकी जो कैलोरीज़ की इनटेक है वो आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसके साथ रेजोनेट करनी चाहिए। ये भी ना हो कि आप बहुत इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं और खाना पीना आपने बिल्कुल कम किया हुआ है, ताकि अक्सर लोग ये करते हैं ना जल्दी ताकि वज़न कम हो।
लेकिन वो उससे उनकी एक तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत जल्दी-जल्दी जो लोग वेट लूज़ करते हैं, वो वेट तो लूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनमें एजिंग भी बड़ी जल्दी आ जाती है। वो बहुत कमज़ोर से और ऐसे लगता है कि वो वक़्त से पहले बूढ़े हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अक्सर हाँ, लोग जो जिन्होंने वेट लूज़ किया होता है वो बुढ़ापा उन्हें शुरू हो जाता है, एग्ज़ैक्टली वो हाँ। अपनी जो पर्सनैलिटी है वो लूज़ कर जाते हैं। बिल्कुल, उसकी यही सबसे बड़ी रीज़न है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी इंटेंस है और डाइट के अंदर प्रोटीन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन मसल्स रिटेन करती है। तो अगर आप इनफ प्रोटीन, इनफ आप डाइट, एडिक्वेट डाइट जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं ले रहे, तो आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में से डिप्लीट होंगे, आपका मसल लॉस होगा। वेट लॉस में हमने जो है वो फैट लॉस करना होता है, मसल लॉस नहीं करना होता, हमने मसल्स को रिटेन करना है। तो उसके लिए डाइट ही आपको प्रोटीन देगी, तो वो आप डाइट लें। अगर उसमें सप्लीमेंट्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन शेक्स जैसे लोग लेते हैं, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन डाइट और फिजिकल एक्टिविटी जो है उसका सिंक होना आपस में बहुत ज़रूरी है। अच्छा आमना ये बताइएगा, हमने वेट मेंटेनेंस पे तो बात कर ली कि हाउ वी कैन मेंटेन अ वेट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, कि आप अपनी डाइट को रखें, बैलेंस रखें, एक्सरसाइज एंड डाइट एंड मेंटेन कर सकते हैं आप अपने एज एंड बीएमआई के मुताबिक। लेकिन अब वेट बढ़ गया, फॉर एग्जांपल एक बंदे का अब वेट बढ़ गया, सालों की मुशक्क़त से वेट बढ़ा ना। हाँ, बिल्कुल। आपने ऐसा खाया और हुँ, आपने एक्सरसाइज नहीं की और साल साल से आप फैट्स जो है वो डिपॉजिट करते रहे हैं। अब आपके पास एक पेशेंट आ गया कि भाई वेट ओवर वेट है। अच्छा, ओवर वेट में भी डिफरेंट, आई थिंक आपको पता होगा, कैटेगरीज होती हैं। बिल्कुल। नॉर्मल होगा, कोई बहुत ज़्यादा ओबीज होगा, डिफरेंट हैं। हाँ। तो पहले तो ये बताएं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि सिर्फ डाइट कंट्रोल से आप वेट कम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप मुझे बताइएगा कि हम जो उससे भी कोई एक्स्ट्रा जो पेशेंट्स होते हैं उनको के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो पहले अब डाइट से शुरू करते हैं हुँ। कि ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं, कितनी लेवल तक के पेशेंट्स होते हैं जिनको कि डाइट हम बेहतर कर दें तो उनका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। देखिए, कोई भी मेरे पास अगर आता है, कोई ओवरवेट है या इवन ओबीस है, तो डाइट मैं हमेशा यही एजुकेट करती हूँ कि डाइट और एक्सरसाइज से बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है वेट लूज़ करने का, क्योंकि ये नेचुरल वेज हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन उसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है ना, वो ये है कि आपकी जो डाइट है वो हेल्दी हो, क्योंकि हम सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम डिफरेंट जो अगर कोई कीटो डाइट आपको रिकमेंड कर देगा, कोई इंटरमिटेंट रिकमेंड कर देगा, तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो अगर और हर एक की कस्टमाइज्ड डाइट होती है, यानी कि आपकी हर एक की बॉडी डिफरेंट है, अच्छा, हाइट वेट हर चीज़ डिफरेंट है, तो उसकी कैलकुलेशंस, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स वो डिफरेंट यानी होगी। कि हर इंसान की जो रिक्वायरमेंट है हाँ, और उसका जो प्रोसीजर होगा वेट लूज़ करने का वो वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। हाँ, अगर ओके। फॉर एग्जांपल आपको अगर 1600 कैलोरीज चाहिए वेट लॉस करने के लिए, मुझे शायद 1200 चाहिए हो, किसी और को 1000 कैलोरीज चाहिए हो, तो हम जो ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, मैंने खास कर ये खवातीन में देखा है, एक डाइट प्लान होगा, अगर उससे उन्होंने 2-3 केजी भी लूज़ कर लिया तो वो बहुत इंप्रेस हो जाएंगे कि बहुत अच्छा, और वो पूरे अपनी अपने सहेलियों को भी बता दें। सर्कल में शेयर कर देंगे कि ये डाइट प्लान से मुझे फ़र्क पड़ा है, तो आप भी यही फॉलो जी, करें। जी, जी। और हो सकता है उनको फ़ायदा भी हो, लेकिन वो टेम्पररी है, क्योंकि वो उनके लिए बना ही नहीं हुआ, वो उनके लिए सूटेबल है ही नहीं, तो वो टेम्परेरी रिजल्ट्स का तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। सो मेरे पास जो भी आता है, आपका जो सवाल है कि ओबीस हो या ओवरवेट हो, डाइट, हेल्दी डाइट जिसको हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की, उससे कुछ कैलोरीज़ आपने कम लेनी होती है, कैलोरी डेफिसिट। तो ये बेस्ट वेज़ हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, डाइट करें, और नेचुरल वेट लॉस भी होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। अच्छा, अभी अभी आपने बात की कीटो डाइट की, तो कीटो डाइट क्या होती है? बहुत हम ये एक बज़वर्ड है सुनते हैं सोशल मीडिया पे भी, हर जगह पे भी कीटो डाइट है, कीटो चैलेंज है, हाँ। फ़लाँ है फ़लाँ है। हुँ। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, कीटो डाइट होती क्या है और इसकी मदद से क्या हम वेट लूज़ कर सकते हैं? क्या इसके प्रोज़ हैं, कॉन्स हैं, क्या है? अच्छा, ये सारी एक टर्म हम यूज़ करते हैं, फैट डाइट्स। ये सारी डाइट्स उसमें आ जाती हैं, कीटो डाइट है, एटकिन्स है, फिर पेलियो डाइट है, इंटरमिटेंट है। ये होती हैं टेम्पररी डाइट्स, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म ऑफ क्रैश डाइट आप कह सकते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होती है। जैसे कीटो डाइट है, तो उसके अंदर जो फैट्स हैं, हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो उसकी जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हम कम कर देते हैं, और हेल्दी फैट्स जो हैं, गुड फैट्स जो हैं, वो हम इसमें बढ़ा देते हैं। तो ये वो बैलेंस जो डाइट जिसको हम बोलते हैं, ये वो नहीं रहती। इसके नो डाउट, क्योंकि क्रैश डाइट है, तो इसके रिजल्ट्स आपको फ़ौरन से मिलते हैं। लोग 15-15, 6-6
kg जो है महीने में लूज़ कर लेते हैं और अच्छा। बहुत ड्रास्टिक इसके रिजल्ट्स होते हैं। अच्छा। लेकिन देन अगेन जो चीज़ भी आप शॉर्टकट के थ्रू करेंगे वो बाउंस बैक करेगी। और आप ये डाइट्स जो हैं हम रिकमेंड करते हैं, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम रिकमेंड करते हैं टेम्परेरीली। जैसे अगर कोई मेरे पास आता है और कहता है कि मेरे भाई की शादी है या कोई शादी कोई फंक्शन आ रहा है और हमें फ़ौरन से वेट लूज़ करना है, या फिर लड़कियां हैं जो PCOS का शिकार हैं और उनको डॉक्टर ने भी बोला है कि अगर आपने कंसीव करना है तो आप वेट लूज़ करके आएँ, तो इस तरह के जो इमरजेंसी केसेस हैं उसमें फिर हम ये वाली डाइट फॉलो करवाते हैं। लेकिन वो भी महीने या 2 महीने से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन डाइट्स के बहुत सारे जो हैं जिन्होंने फॉलो किया है साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं, एसिडिटी, नोज़िया, वॉमिटिंग, भूख इवन ख़त्म हो जाती है उनकी। वो जो नॉर्मल रूटीन का हमारा घर का खाना है वो हज़म नहीं होता उनको। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा मैंने तो कुछ लोगों का वो जो लिवर के इश्यूज़ हैं वो भी देखे हैं एक्सट्रीम केसेस में। ठीक है, पेनक्रियाज जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं। तो ये डाइट्स इतनी सेफ़ नहीं है। अगर आपने करनी भी है तो अंडर सुपरविजन ऑफ सम एक्सपर्ट आप करें। बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, एक और भी यहाँ पे वर्ड आ जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है ना, ये भी बहुत यूज़ होता है कि आप हाँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट होंगे, स्पेशली वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बिल्कुल। हाँ। पेशेंट्स के लिए और इस तरह के लिए बहुत रिकमेंड की जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे बताइएगा क्या है और इसके कैसे रिजल्ट्स होते हैं, हाउ इट हेल्प्स इन वेट लॉस। बिल्कुल, इंटरमिटेंट फास्टिंग नो डाउट इज़ बेटर ऑप्शन अमंग ऑल अदर डाइट्स, लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट हमारा कैलोरी डेफिसिट ही है, जिसमें हम कैलोरीज जो हैं उनको कम करके और फिजिकल एक्टिविटी के साथ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जैसा आपने कहा कि बेसिकली जो शुगर के पेशेंट्स हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इवन PCOS की जो पेशेंट्स हैं उनमें ये फ़ायदेमंद साबित होती है। और इवन अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो फास्टिंग का जो हमारा एक रमज़ान का महीना होता है वो यही कहा जाता है कि वो एक महीना जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी में बहुत सारे मुस्बत उसके असरात होते हैं। जैसे आपकी एक डिटॉक्सिफाई हो जाती है, क्लेंजिंग हो जाती है, आपकी गट जो है उसको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है ताकि वो फिर दोबारा से अच्छी तरह से वर्क करे। तो फास्टिंग नो डाउट एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वही बात है अगर उसको सही तरीके से किया जाए। इंटरमीडिएट फास्टिंग में जैसे 16 और 8 घंटे की विंडो होती है, तो आपने उसमें हार्डली आप एक मील ले रहे होते हैं, लेकिन अगर वो एक मील आपका हेल्दी, बैलेंस्ड और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो ये डाइट आपके लिए उल्टा साबित होएगी, क्योंकि इसके अंदर फिर आपको वही है डेफिशिएंसीज होंगी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होंगी अगर आप इतने लंबे अरसे तक इसको फॉलो करेंगे। तो इंटरमीडिएट डाइट हो, कीटो डाइट हो, अगेन वही बात है कि किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट की सुपरविजन और मशवरे के साथ अगर आप अपने लिए बनवाएं तो वो फ़ायदेमंद है। नहीं, हम तो ये सोशल मीडिया पे बड़ा सुनने को मिलता है कि 6 घंटे से वक्फा होना चाहिए, 6 घंटे से पहले खाना नहीं हाँ। चाहिए और दरमियान में क्योंकि वो बोलते हैं कि जब आप डिफरेंट स्नैक्स वगैरह भी इवन लेते रहते हैं तो इंसुलिन कॉन्टीन्यूसली आपकी वो वर्क करती रहती है और आपका वेट लूज़ नहीं होता। हाँ। तो इसमें क्या कोई सच्चाई है या जस्ट एक मिथ्स हैं कि आप जो हैं वो इसको। अगर हम स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट की बात करें तो उसमें तो होता ही यही है ना कि आपने पूरा दिन भूखा रहना है, आपने एम्प्टी कैलोरीज हम इसको बोलते हैं लेनी है। एम्प्टी कैलोरीज हैं मतलब सिर्फ लिक्विड्स हैं, जैसे आप पूरा दिन पानी पीते रहें, ग्रीन टी पीते रहें, ब्लैक कॉफ़ी पीते रहें, जिसके अंदर कैलोरीज कोई नहीं है, लिक्विड्स ही हैं बेसिकली। और एक बड़ा मील आपने प्रॉपर लेना है। तो अगर आप इस तरह से करें और वो मील भी आपका बैलेंस्ड है, सही तरह से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, देन इट्स फाइन। तो उसमें आपकी कोई शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि रेगुलेट ही होंगे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम बहुत लंबा लंबा गैप रख के और बार बार खाना खाएंगे, वो ऑब्वियसली हमारी इंसुलिन की वर्किंग को डिस्टर्ब करेगा, कंफ्यूज करेगा, और बार बार फिर आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, शुगर लो होगी, तो ये इश्यूज तब आते हैं। अच्छा, हमने बात कर ली कीटो डाइट की भी, इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी, डिफरेंट थिंग्स की। मुझे ये बताइएगा सस्टेनेबल वेट लॉस कैसे अचीव किया जा सकता है, जो कि मैं आई थिंक कि आपका भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज है। बिल्कुल। देखिए, जो वेट लॉस डाइट है ना वो होनी ही सस्टेनेबल चाहिए। जैसा हमने पहले बात की है, कीटो डाइट करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, जो भी चीज़ टेम्पररी होगी ना उसके रिजल्ट्स भी टेम्पररी होंगे।
1 महीना आप मुश्किल से डाइट करेंगे। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं उनको सैलेड्स पसंद नहीं होते, हुँ। जायका पसंद नहीं होता, लेकिन मजबूरी में खा रहे होते हैं। तो वो कितनी देर तक इतना मजबूरी में वो डाइट लेंगे जिसका जो उनको पसंद ही नहीं है, जो वो अपने लाइफ़स्टाइल का हिस्सा ही नहीं बना पा रहे। जो चीज़ आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा नहीं बन पा रही या आप बहुत मजबूरी में कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। अच्छा। अगर मैं अक्सर बताती हूँ कि रोटी चावल जो हमारे स्टेपल फूड आइटम है, रेगुलर जो घर के हमारे खाने हैं, हम उससे भी वेट लूज कर सकते हैं। हमने वेट लॉस को बहुत मुश्किल बना दिया है, या जो सोशल मीडिया पे हम डिफरेंट ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, उन्होंने जो है ना इसको बहुत मुश्किल बना दिया है वेट लॉस को। तो हम अपना रेगुलर होममेड घर का खाना, रोटी चावल, सालन, सैलेड, फ्रूट्स, यही बेसिकली हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट है कि हमारे 5 फूड ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर कार्ब्स हैं, रोटी चावल वगैरह हैं, फिर उसके बाद मीट का पोर्शन आ जाता है, फ्रूट्स का पोर्शन है, वेजिटेबल्स का है, डेयरी है, फिर फैट्स हैं और फिर शुगर है। तो ये एक जो हम कहते हैं ना हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन, वो ये है कि आप इन सारे फूड ग्रुप्स में से डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा सब कुछ खा रहे हो। मतलब अगर आपकी रोज़ की प्लेट में फल भी हो, सब्जियाँ भी हो, अंडा भी हो, मीट भी हो, रोटी या चावल में से भी कुछ हो, लेकिन अगेन पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। कि आप ये सारी चीज़ें कितनी मिकदार में खा रहे हैं। तो आप चाहे रोटी खाएँ, आप चाहे चावल खाएँ, आप चाहे अंडा खाएँ, अगर सही पोर्शन में जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर रहते हुए आप खा रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल और हेल्दी वेट लॉस होगा, क्योंकि ये ऐसी डाइट है जो आप डेली बेसिस पे खा रहे होते हो और आपने आगे भी खाते रहना है। तो अगर उससे आपका वेट लूज़ होगा तो दिस इज़ सस्टेनेबल वेट लॉस। अच्छा, आपने तो पूरी वेट लॉस इंडस्ट्री को पिछाड़ के रख दिया है। लोग यहाँ पे बड़ा कमेंट करेंगे हाँ, कि जनाब ये तो कह रही है ये भी खाएँ, रोटी भी खाएँ, ये भी खाएँ। हाँ, क्योंकि हमें जो सबसे पहला जब भी वेट लॉस का कोई सोचता है ना, तो आजकल सबसे पहला जो कोई मशवरा देता है कि रोटी छोड़ दो। तो बिल्कुल। मुझे ये बताएँ रोटी का के साथ क्या दुश्मनी है? आप कह रही हैं हाँ। रोटी खाएँ लेकिन बाकी जो लोग कह रहे हैं रोटी छोड़ दें, रोटी हुँ। अपनी डाइट से निकाल दें, तो रोटी के साथ आप वेट लूज़ कैसे करेंगे? देखिए, बीइंग अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट, आपका भी एक हेल्थ केयर की इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो आई थिंक जो भी हेल्थ केयर एक्सपर्ट होता है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सही और आसान तरीके से जो भी अपनी नॉलेज है वो लोगों को बताए और लोगों के लिए आसानियां पैदा करे बेसिकली। ना कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में है बस उसको प्रमोट करे ताकि वो वायरल हो जाए, या तो यहाँ पे मेरा भी जो बात करने का मकसद है वो यही है कि जो मिथ्स हैं उनको बेसिकली ख़त्म किया जाए। और डेली बेसिस पे अगर मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, लोग आते हैं, डाइट प्लान्स के लिए आते हैं, तो मैं उनके लिए डाइट अगर आसान करूँगी और आसान बनाऊँगी, तभी वो मेरे साथ ज़्यादा देर तक चलेंगे और उसको फ़ॉलो भी करेंगे और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। अगर मैं उनको एक बहुत मुश्किल सी डाइट दे दूँ और मैं कह दूँ रोटी चावल आपने बिल्कुल छोड़ देना है, जो कि रोज़ उनके घर में बनता है, रोज़ की डाइट है। और अगर चलें आप घर में तो मैनेज कर लेंगे रोटी चावल, अब शादियों पे जाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस पे जाते हैं, वहाँ आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बिरयानियाँ होती हैं, नान होते हैं, तो फिर आप क्या खाना-पीना छोड़ देंगे? तो हर चीज़ जो है आपको बेसिकली वही बात है कि पोर्शन कंट्रोल सीखना पड़ेगा कि अगर आपने नान भी खाना है, आपने रोटी भी खानी है, चावल भी खाने हैं, तो वो कितनी क्वांटिटी में खाना है। हाँ, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, जो कि जिसका हेल्थ बेनिफिट्स ही नहीं है कोई, और वो उनका हमारी डेली डाइट का रेगुलर हिस्सा भी हिस्सा नहीं भी है, हाँ। नहीं है। उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनको हम निकाल देंगे बिल्कुल, क्योंकि उसका सिर्फ़ नुकसान है। लेकिन रोटी-चावल आप देखें, इसमें फाइबर कंटेंट भी होता है, विटामिन बी की अच्छी मिकदार होती है, आपको एनर्जी देती है, तो इसको हमें निकालना, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि खाएँ, हाँ, लेकिन उसको कंट्रोल करके, कंट्रोल करके खाएँ, पोर्शन कम बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मुझे अभी बात हुई कि सब चीज़ें खानी चाहिए और दूसरी चीज़ जो हमें अक्सर सुनने को मिलती है कि आप अपनी डाइट में अगर आपने वेट लूज़ करना है, तो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कम करें। करें। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कौन-सी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, जिनको हमने कम करना है? क्या रोटी, चावल ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आती? और प्रोटीन में क्या चीज़ें आती हैं जिसको हमने बढ़ाना है? क्या इसमें हमारी सीरियल्स आती हैं, हमारे गोश्त आता है, डिफ़रेंट चीज़ें आती हैं। हुँ। प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना? और कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितने लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? थोड़ा-सा इसको मिथ को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें।
अच्छा, प्रोटीन से ना हम सब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। जैसे ही वेट लॉस का माइंड में आता है ना, साथ ही प्रोटीन आती है, या हुँ। जिम का माइंड में आता है ना, एक्सरसाइज करनी, प्रोटीन बढ़ा दो, गोश्त बढ़ा दो, डाइट में चिकन बढ़ा दो। लोग चिकन स्टेक बना-बना के 3 टाइम ले रहे होते हैं। एग्स जो जिम है, वाले इंस्ट्रक्टर्स तो कहते हैं कि अब हाँ। आपने ये जो है ना चिकन खाना शुरू कर देना है, हाँ, आपने इतना लेना। 6-6 8-8 अंडे खाने जी, हैं, जी। सर्दी निकाल जी, के। जी। तो वो देखें, उसमें अगेन वही बात आ जाती है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है। मतलब अगर आपकी जिम में आपकी जो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी आप जिम कर रहे हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली मसल लॉस ना हो और मसल्स रिटेन हो, उसमें उस केस में आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ प्रोटीन के इनटेक को एडजस्ट किया जाता है कि आपने इतने ग्राम्स प्रोटीन लेनी है। लेकिन एक नॉर्मल, जैसे अगर मैं औरतों की, ख़वातीन की बात करूँ, वो घर में वो जिम नहीं जा सकती, टाइम नहीं है, नहीं जाती, घर में वॉक करती हैं, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करती हैं, लेकिन वो अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। जितनी एक्स्ट्रा प्रोटीन होगी, किडनी आपकी प्रोटीन को बेसिकली फ़िल्टर कर रहा है, जो एक्सेस प्रोटीन है। आपने अक्सर देखा होगा यूरिक एसिड का, किडनी स्टोन्स का मसला जो है वो औरतों में बहुत कॉमन हो जाता है, मुख्तलिफ डाइट करती हैं, हाई प्रोटीन डाइट। तो वो इसी वजह से है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन ले रही हैं, और उस वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही उनकी बॉडी में से। तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। और कार्ब्स की जहाँ तक बात है, रोटी चावल वो भी आपने लेने हैं, आपने प्रोटीन भी लेनी है, आपने फैट्स भी लेने हैं, ये तीनों चीज़ें लेने हैं, लेकिन अगेन उसकी एक सर्टेन कैलकुलेटेड अमाउंट होती है, उस अमाउंट में रहते हुए आप ले सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो अंडे हैं वो उसका क्या रोल है वेट लॉस के अंदर? क्योंकि अक्सर जो डाइट प्लान्स होते हैं या चीज़ें होती हैं इस तरह की उसमें कहा जाता है कि आप स्पेशली इन द ब्रेकफास्ट दैट यू टेक एग्स हुँ, विदाउट यolk। हुँ। तो इसका क्या रोल है? इज़ इट वर्केबल और ये कि ऐसी मिथ है इसके अराउंड में? बेसिकली जो एग योक है ना, उसके अंदर होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। जो जर्दी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे। जो एग वाइट है ना, वो बेसिकली प्रोटीन एंड वाटर है। ओके। तो इसीलिए अपनी प्रोटीन सिर्फ डाइट में ज़्यादा करने के लिए जो लोग हैं, जो जिम जाते हैं, वो एग वाइट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले। लेकिन उसके साथ-साथ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स उसमें भरपूर है एग। आयोडीन है, सेलेनियम है, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी करना चाहते हैं, तो वो, और आई एम श्योर हर कोई करना चाहता है आजकल, जिस तरह की वायरल इन्फेक्शंस फैली हुई हैं, एग योक का इस्तेमाल लाज़मी करें। अंडा आप खाएँ, ज़र्दी के समेत खाएँ। और इवन हार्ट पेशेंट्स जो हैं, अक्सर मैंने देखा है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, वो स्ट्रिक्टली एग योक को निकाल देते हैं। तो इवन वो भी हफ्ते में 4 दफ़ा एक पूरा अंडा एग योक समेत ले सकते हैं। नहीं, वो तो हमें हुँ, अक्सर डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत अरसे तक ये कहते रहे हैं कि भई आप इसको ना खाएँ ज़र्दी को बिकॉज़ ये आपका कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो हाई है वो करते हैं। बढ़ा सकती है, ये नालियों में जम जाएगी और इससे आप तो ज़र्दी के बगैर अंडा खाएँ, ये कार्डियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। देखिए, उसमें फिर ये भी साथ बताना चाहिए कि वो जो निहारी, पाए और वो सारी चीज़ें हैं, वो भी ना खाएँ, क्योंकि हमारा सिर्फ़ जो ज़ोर है वो अंडे पे चलता है, और सारा इल्ज़ाम हम अंडे को ही देते हैं, उसकी ज़र्दी को। तो उससे हमें और भी बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। वही जिस तरह से मैंने कहा, हफ़्ते में 4 दफ़ा आप ले रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई बहुत एक्सट्रीम मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, ऑब्वियसली अगर हार्ट इश्यूज़ हैं, कोई और है, तो डेफ़िनेटली आपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ही अपनी डाइट को उसमें उस तरह से मैनेज करना है। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जो है, उसको तो मैं डेफ़िनेटली यही रिकमेंड करूँगी कि आप अंडे जो हैं वो ज़र्दी के साथ ही लें। अच्छा एक चीज़ पे आप मुझे बताइएगा डिटॉक्स ड्रिंक्स, ये क्या होते हैं? और इनका क्या ये क्या रोल है? ये क्या फिनोमेना है इनका डिटॉक्स ड्रिंक्स का? सबसे बड़ी आई थिंक जो मिथ है ना, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये डिटॉक्स ड्रिंक मैंने अक्सर लड़कियों को भी देखा है, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। डिफरेंट डिटॉक्स ड्रिंक्स वायरल हो रही होती हैं। खीरा, लेमन, पता नहीं क्या कुछ मिंट उसमें डाल के वो पूरा दिन कंज़्यूम कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज़ के वेट लूज़ होगा, जल्दी ये फैट बर्न करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। ये कंप्लीटली मिथ है। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट द ऑडियंस हियर, लेकिन डिटॉक्स ड्रिंक का मतलब डिटॉक्स करना है, टॉक्सिन्स रिमूव करना आपकी बॉडी में से, जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो रिमूव होंगे, एक तरह से सफाई होगी, क्लीनिंग होगी। लेकिन अगर आप उसको ये सोच के ले रहे हैं कि आपका फैट लॉस होगा, आप पतले हो जाएँगे, वेट लॉस हो जाएगा, तो उसमें ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, तो ये क्या करेंगे फिर आप? तो लड़ाई वाली बातें कर रही हैं आप।
नहीं, आप डाइट बेहतर करें ना। आप डाइट प्लान लें, डाइट बेहतर करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक्सरसाइज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज हेल्प्स अ लॉट। अभी आपने 70-30 का भी जिक्र किया कि 30% हुँ। एक्सरसाइज हेल्प करती है। मुझे ये बताइएगा कि जो एक्सरसाइज के दौरान पसीना आता है और उससे नॉर्मली हमारे हम समझते हैं कि भाई ये इससे हम फैट लूज़ कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी से आउट हो रहा है पसीने के दौरान। तो एक्सरसाइज का मुझे बताइएगा कि कितने करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ हेल्प आउट करती हैं वेट लॉस करने में? अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्वेटिंग जो है ना, उससे कैलोरीज़ नहीं बर्न होती हैं आपकी। अगर आप ये समझे ना कि आप, मैंने अक्सर देखा है, मई जून का महीना हो, शदीद गर्मी है, हुँ। एसी भी बंद कर देना है, पंखा भी बंद कर देना है, जान जा रही है, लेकिन स्वेटिंग होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि स्वेटिंग से आपकी स्वेटिंग से तो कैलोरीज़, डिहाइड्रेशन होती है। एग्ज़ैक्टली, वो और नुकसानदेह है। और आप देखें जो कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है, उसकी क्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? इवन जो लोग जिम जा रहे हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, अपनी फिटनेस का ख़्याल रख रहे हैं, इवन उनको भी हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? हमें ये नहीं पता हमारा हार्ट किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, कितनी उसमें बर्दाश्त है। तो अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ह्यूमिड वेदर है और उसमें आप एक्सट्रीमली स्वेटिंग भी हो रही है, डिहाइड्रेशन भी हो रही है, हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, तो ये नुकसान आपको पहुँचाएगा। डिहाइड्रेशन तो किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, आपकी बॉडी में से नमकियात जो हैं वो निकलेंगे। तो वेट लॉस में तो इसकी शायद हेल्प ना हो, लेकिन और उल्टा सेहत पे इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अच्छा, हमने बात कर ली सस्टेनेबल वेट लॉस के ऊपर कि कैसे डाइट के थ्रू और डिफरेंट और जो आपने चीज़ें बताई उसके थ्रू हम कैलोरीज कंट्रोल के थ्रू हम अपना एक सस्टेनेबल वेट लॉस कर सकते हैं और जिसके के बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। अब थोड़ा-सा मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है वेट लॉस इज़ अ बिग आजकल इश्यू है। उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स और बहुत सारी मेडिकेशंस भी हुँ, यूज़ हो रही हैं। बहुत कई सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं बिल्कुल। जिस पे लिखा होता है इट हेल्प्स इन वेट लॉस। फिर अब दवाइयाँ भी आ गई हैं जैसे कि ओज़ेम्पिक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। फिर कई किस्म के प्रोसीजर्स आ गए हैं लाइपोसक्शन और इस तरह के। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो दवाइयाँ हैं, सप्लीमेंट्स हैं और प्रोसीजर्स हैं, क्या ये हेल्प आउट कर सकते हैं वेट लॉस में? और क्या इनके थ्रू जो वेट लॉस होता है, वो सस्टेनेबल होता है? क्या आपने एक दवाई दवाई यूज़ कर ली, वेट लूज़ हो गया, वो रहेगा सारी ज़िंदगी? या आपने लाइपोसक्शन करा ली, वेट लूज़ हो गया, वो रहेगा सारी ज़िंदगी? हुँ। इस पे थोड़ा-सा मुझे बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और इवन मेरे से भी हर दूसरा बंदा यही सवाल कर रहा है कि क्योंकि देखें जो डाइट और एक्सरसाइज़ करना है वो ऑनेस्टली एक एफर्ट वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम है और लोग मेहनत करने से भागते हैं। तो ozempic हो गया, सर्जरीज़ हो गई, लिपोसक्शन हो गया, ये हैं शॉर्टकट्स और हर कोई शॉर्टकट्स की तरफ जाता है, उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। तो मैं एक आपको बेसिकली क्राइटेरिया अगर बताऊँ, वो ये है कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि हेल्दी बैलेंस, नेचुरल अच्छी डाइट और साथ फिज़िकल एक्टिविटी। इससे बेहतरीन तरीका वेट लूज़ करने का या एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करने का और कोई नहीं है क्योंकि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये कि आपके कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ नहीं हो रही हैं, आपको खाने से ग़िज़ाइयत मिल रही है, सब चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है। अम, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है और उसने एटलीस्ट 6 महीने या साल डाइट करके देख ली है, जिम करके देख लिया, एक्सरसाइज करके देख लिया और उसको कोई 1 इंच भी जिसको कहते हैं ना फ़र्क नहीं महसूस हुआ, तब लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पे हम कहते हैं कि अब आप चले जाएँ ओज़ेम्पिक या लिपोसक्शन या सर्जरीज़ की तरफ। और वो भी जैसे बीएमआई का मैंने ज़िक्र किया, अगर अबव 40 है आपका बीएमआई यानी कि ओबेसिटी जो है ना, उसके भी आप आखिरी हद तक लेवल तक पहुँचे हुए हैं और आपने सब कुछ करके देख लिया, नथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू। तब आप जाएँ ये जो मेडिकेशंस हैं क्योंकि डेफ़िनेटली जो मेडिकेशंस हैं, सर्जरीज़ हैं, वो आपकी अच्छी नेचुरल डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ओज़ेम्पिक की जहाँ तक बात करें, आप भी फार्मासिस्ट हैं, आपको भी पता है कि ये सेमाग्लूटाइड जो है डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स, उनके लिए इस्तेमाल होता है। इंसुलिन रेज़िस्टेंस जिनको हुआ हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए और इसमें बेसिकली ये वर्क किस तरह से करता है कि आपकी जो एपेटाइट है, आपकी भूख है, उसको सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। और आपका जो ब्रेन सिग्नल दे रहा है आपके स्टमक को कि अब आपने खाना कम कर देना है, उसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो ये डिफरेंट इनडायरेक्टली आपकी भूख को ही बेसिकली कम कर देता है। और अगर आप फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो वो फिर उल्टा उसका नुकसान होता है, जैसे कि
मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से। और इवन बहुत एक्सट्रीम केसेस में तो ये भी देखा गया है कि लिवर और पैनक्रेटाइटिस, इस तरह के भी डिसऑर्डर्स होते हैं अगर आप इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं, इवन सर्जरीज़ होती हैं, उनके कहीं न कहीं स्टेज पे जाके हाँ। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हुँ। तो देखा ये जाता है कि हाँ। आइदर दो साइड इफ़ेक्ट्स आर वो कम हैं या ज़्यादा हैं, उनकी बिल्कुल। बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। हाँ, तो और सबसे बेनिफिट्स ज़रूरी बात जो आपने यहाँ सवाल भी किया था कि अगर आपने एक दफ़ा ये ट्रीटमेंट्स पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो क्या ये सस्टेनेबल है? उसके बाद आप हुँ, जितना मर्ज़ी खाएँ, आपको खुली छुट्टी है, जी। आपका वेट गेन नहीं होगा। तो डेफ़िनेटली ऐसा नहीं है, आपको उसके बावजूद भी अपनी डाइट और एक्सरसाइज़ मॉनिटर करनी पड़ती है, उसको यानी कि रेगुलेट अल्टीमेटली करना। सर्जरी और मेडिकेशन के हाँ, बाद भी आपको डाइट आपके पास एग्ज़ैक्टली, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। सही, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा आमना कि क्या हम बात होती है, चलें ये हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, उसमें आजकल फ्राइड चीज़ों की बहुत ज़्यादा बहुतात है। बिल्कुल। हम होटल्स में भी जाते हैं या बाहर भी जाते हैं, ये बच्चे भी हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ खाते हैं। हमारी डाइट में भी डिफरेंट फ्राइड जो फ्राइड गोश्त है या फ्राइड डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो क्या हम अपनी डाइट से फ्राइड चीज़ों को बिल्कुल आउट करें, जिस सस्टेनेबल डाइट से, जो सस्टेनेबल वेट लॉस है उसके सिनेरियो से मैं बात कर रहा हूँ, या अगर इनको भी साथ लेते रहें और हम मेंटेन करके ये भी चीज़ें भी एंजॉय कर सकते हैं और अपना वेट भी मेंटेन कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? देखिए, वेट लॉस की जहाँ तक बात होती है उसका ताल्लुक कैलोरीज से होता है कि आप कितनी कैलोरीज एक दिन में ले रहे हैं। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1800 है, 2000 है, उसमें रहते हुए आप जो है वो ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्राइड फूड की आपने बात की, इसमें ज़्यादा ताल्लुक वेट लॉस से नहीं है, हेल्थ से उसका ताल्लुक है। हुँ, क्योंकि जो फ्राइड फूड्स हैं या डब्बे वाली चीज़ें हैं, पैकेट वाली चीज़ें, इसके अंदर शुगर और सॉल्ट की मिकदार, और उसके बाद जो ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, जो बेसिकली आपकी आर्टरीज में जाके जम जाता है और वही कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा करता है और हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारियां करता है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट उसमें स्टोर हो जाता है। तो ये उसका बाइस बनता है। तो अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड किया जाए तो फिर डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। आप जितना हो सके उसको अवॉइड करें। और अगर वेट लॉस भी आपने करना है तो वंस इन अ वाइल, महीने में 1 दफ़ा ले लिया, 2 महीने में 1 दफ़ा ले लिया, जस्ट फॉर अ चेंज, दैट इज़ फाइन। लेकिन आप साथ अपनी फिज़िकल एक्टिविटी भी रखें, क्योंकि जहाँ आप इस तरह की डाइट जब ले रहे होते हैं ना, जो बहुत कह लें जिसको जंक है और बहुत हाई कैलोरी डाइट है, तो उसमें फिर फिज़िकल एक्टिविटी भी आपको उस हिसाब से उसका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ़ जंक और इतनी हाई कैलोरी डाइट आप ले रहे हैं और आप फिज़िकल एक्टिविटी, और उसके बाद आपने पूरा दिन बैठना है या लेटना है और आप ऐसी चीज़ें भी खाएँ और आप कहें मैं वेट भी लूज़ कर लूँ, तो ऐसे ज़ाहिर है इट्स नॉट रियलिस्टिक, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हर चीज़ जो है वो एतदाल में रह के ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और बिल्कुल सस्टेनेबल वेट लॉस ही बेहतरीन ऑप्शन है। और मीठा मीठा के बारे में क्या है? मिठाइयाँ भी तो हम खाते हैं ना, हाँ। तो मीठा मीठा जो है क्या वो भी ओमिट कर देना चाहिए या उसको भी थोड़ा-सा डाइट का हिस्सा रखना चाहिए? उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री देखें हुँ, डायबिटीज़ की, कि आपके अम्मा-अब्बा हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये चीज़ें कितनी कॉमन है, ठीक है? और अगर तो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप सबसे पहले तो अपने टेस्ट लाज़मी करवाएँ। इवन अच्छा, हम लोग भी ये ट्रेंड है ना कि जब तक 40-50 के नहीं हो जाते, हम अपनी शुगर नहीं चेक करते। जी। तो जैसे आप 30 के हो गए हैं, बेहतर ये, अब आप देखें बच्चों में डायग्नोज़ हो रही है, जो हाँ। टाइप 1 डायबिटीज़ है, इस टाइप तरह 1 के। तो एक जेनेटिकली होती हाँ, है, होती है। टाइप 2 इज़ रिलेटेड टू द लाइफ़स्टाइल। हाँ, तो वो इवन यंग लोगों में भी हो रही है। तो वो यही रीज़न है कि फैमिली हिस्ट्री है, और मीठा डेफ़िनेटली आप खा सकते हैं। अगेन पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। जैसे मैं भी कहती हूँ कि अगर आप कहीं इवन शादियों में गए हैं, तो आप ये नहीं कि आप बिल्कुल आउट हो जाएँ और आप भर-भर के मीठा खाएँ। 1-2 टीस्पून, इवन 3 टीस्पून, सिर्फ़ जिसको कहते हैं ना चखना, सिर्फ़ जी। टेस्ट करना, उसकी हद तक ठीक है। और मीठे में भी ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे, जैसे हम सस्टेनेबल वेट लॉस की बात करें और डेली बेसिस पे मीठा खाने का दिल करता है, क्रेविंग्स होती हैं, शुगर डाउन, तो आप हेल्दी मीठे की तरफ जाएँ। हेल्दी ऑप्शंस आपके पास हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ चॉकलेट, आप या डार्क डार्क चॉकलेट ले लें, या आप खजूरें जो हैं, डेट्स, वो ले लें, या फिर आप फल ले लें। ये सारी अच्छी नेचुरल और ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके मीठे की क्रेविंग भी पूरी होगी और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो शुगर फ्री बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, शुगर फ्री ड्रिंक्स भी आ गए हैं, शुगर फ्री बिस्किट्स भी आ गए हैं, आई मीन यू नेम इट।
हर चीज़ शुगर फ्री शुगर फ्री शुगर फ्री आ गई है। क्या ये वाकई शुगर फ्री होती हैं? क्या ये वाकई हेल्दी हैं? क्या ये वाकई ही आपके वेट की मेंटेनेंस में या कम ज़्यादती में इसका कोई रोल हुँ। होता है? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना शुगर फ्री हैं, लेकिन उसमें फिर भी मिठास आपको फ़ील होगी। जैसे ड्रिंक्स भी हैं, स्वीट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो वो बेशक उसमें लिखा होता है कि ये शुगर फ्री हैं, लेकिन कुछ मार्केटिंग स्कैम्स भी होते हैं। हम लेकिन इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि एक तो बहुत बैशिंग भी होगी, दूसरा ये बड़ा एक लेंथी टॉपिक हो जाएगा। तो ये है कि शुगर फ्री चीज़ें कंपैरेटिवली ज़ाहिर है ऑब्वियसली इट्स अ बेटर ऑप्शन। जैसे अगर आप व्हाइट शुगर की जगह स्टेविया यूज़ करें, तो वो प्लांट बेस्ड शुगर है, लेस डैमेजिंग है एज़ कम्पेयर टू व्हाइट शुगर। लेकिन जब जैसे मैं बात करती हूँ कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल की, कि एक चीज़ जो आपकी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन सके, वो आप उसको अडॉप्ट करें। तो उसमें अगर आप मीठे की आदत कम करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, जो कि ऐसा होना भी चाहिए, तो फिर आप इन चीज़ों की तरफ भी स्विच ना करें। मतलब इंस्टेड कि आप व्हाइट शुगर की जगह क्योंकि ब्राउन शुगर देखें यूज़ शुगर करें। भी जो उन्होंने शुगर के सब्स्टिट्यूट दिए होते हैं ना, शुगर के सैकरीन होती है या और दूसरी चीज़ें हैं, चलें स्टीविया तो इज़ ए नेचुरल सोर्स, हुँ, बट बहुत सारी चीज़ों में स्टीविया नहीं होता, दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं, शुगर सब्स्टिट्यूट्स व्हिच आर आल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स तो होते ही हैं। हाँ, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक है लेकिन शुगर फ्री है, हाँ, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं ना वहाँ हाँ, पे। तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं बिल्कुल। रादर दैन आप अगर आप एक्चुअल शुगर हो। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें आई थिंक के हमें इसके बारे में भी थोड़ा-सा सोचना हाँ, बेहतर चाहिए। यही ऑप्शन है कि आप शुगर को आहिस्ता-आहिस्ता अपनी डाइट में से लिमिट करें और फिर हाँ। ख़त्म कर दें, बजाए कि आप वो मीठे की आपने रखनी है जी वो हाँ, जी क्रेविंग। नेचुरल शुगर जो है, जो हाँ, कि फ्रूट्स के अंदर, आपके बिल्कुल। सब्जियों के अंदर या दूसरी हाँ, चीज़ों के अंदर नेचुरली आपकी बॉडी को जा रही है, वो कंज़्यूम करें, हाँ, रादर दैन के शुगर वाली कोक छोड़ के शुगर फ्री कोक पे आ हाँ। जाएँ। और ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। जिस जी तरह से हाँ, आपने ज़िक्र किया है कि वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में ही वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो कि आपकी शुगर को इतनी तेज़ी से स्पाइक नहीं करते, आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होते हैं ब्लड में। लेकिन ये जो दूसरी शुगर्स हैं, इनको हम सिंपल शुगर्स कहते हैं, तो हुँ, ये बहुत तेज़ी से आपका ये तो ग्लूकोज़ रेडी टू लेवल। अब्ज़ॉर्ब होती है ना, हाँ, इमीडिएट इफ़ेक्ट आता है इनका। हाँ। ठीक है। हमें सामना इसको कंक्लूड करते हैं आज की अपनी डिस्कशन को। आपने बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे बात की, हमने वेट लॉस पे बात की, हमने कैसी डाइट होनी चाहिए, फिर जो कीटो डाइट पे बात की, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी चीज़ बुरी है। तो अल्टीमेटली जो आपकी फिलॉसफी है वो यही है कि वी शुड गो फॉर ए सस्टेनेबल वेट लॉस, बिल्कुल, और सस्टेनेबल वेट लॉस जो है वो सस्टेनेबल बैलेंस्ड डाइट से ही मुमकिन है, बिल्कुल। विद बैलेंस्ड डाइट एंड बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल। तो एग्ज़ैक्टली। ये आपकी फ़िलॉसफ़ी है। आई थिंक के हमारे देखने वालों को आज की एपिसोड ज़रूर अच्छी लगी होगी, हुँ, आई और होप सो। आपकी जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं, जी, और उससे वो ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे, और रादर दैन गोइंग फॉर द मार्केटिंग हैक्स और बड़े-बड़े प्रोसीजर्स एंड मेडिकेशंस, दे विल ट्राई टू बैलेंस देयर डाइट एंड दे विल ट्राई टू बैलेंस देयर लाइफ़स्टाइल। एंड दे विल आल्सो कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। यस, दे विल डेफिनिटली कंसल्ट ए न्यूट्रिशनिस्ट। किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को डिस्कस करें, बिल्कुल। उनके मशवरे से अपनी चीज़ों को, हुँ, डाइट को एडजस्ट करें, अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें। उसके साथ ही आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो सस्टेनेबल होंगे, रादर दैन कि आप क्विक रिज़ल्ट ले लें और उसके हुँ, बाद आपका वो सस्टेन ना कर सकें। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ ही हम आज की अपनी एपिसोड ख़त्म करते हैं। आज हमें मिस आमना से वेट लॉस के ऊपर और हेल्दी डाइट के ऊपर और सस्टेनेबल वेट लॉस के ऊपर बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें और मशवरे सुनने को मिले। होप आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, और हम अपनी यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कॉन्टैक्ट्स भी दे देंगे। तो आप इनको राब्ता भी कर सकते हैं और अपने लिए आप मशवरे भी कर सकते हैं, अगर आपके साथ वेट का कोई इश्यू है। तो थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर चैनल हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान, और this is your ultimate guide to a healthier community in Pakistan. Thank you very much.